मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मनोहर सिंह शेखावत श्री विजयनगर से सरस्वती स्कूल श्री विजयनगर से मैथ्स का लेक्चरर हूँ। यहाँ इस विद्यालय में मैं 7 वर्षों से सेवाएं दे रहा हूँ। कल भी साइंस का रिजल्ट है वो घोषित हुआ है, उसके अंदर हमारे विद्यालय की छात्रा दीक्षा शर्मा ने विजयनगर टॉप किया है। हमारे विद्यालय में केवल 27 स्टूडेंट थे, उसमें से दीक्षा शर्मा नॉन मेडिकल से 93.80% मार्क्स लेके विजयनगर को टॉप किया है। और पिछले काफ़ी वर्षों से हमारे विद्यालय का परिणाम बहुत अच्छा रहा है और हम आशा करते हैं कि आगे भी हमारा विद्यालय इसी प्रकार अच्छा रिजल्ट दे, विद्यालय का नाम रोशन करे। और आज ये हमारा यूट्यूब चैनल स्कूल के द्वारा प्रारंभ किया गया है। इसका हमारे एमडी सर का उद्देश्य यही है कि हमारे क्षेत्र में जो पूरे देश या पूरे विश्व में जो महामारी चल रही है, कोरोना महामारी, उसकी वजह से छात्र जो है स्टडी नहीं कर सकते स्कूल में आकर, तो वो घर पे बैठ के निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करें और गुणवत्तापूर्वक शिक्षा प्राप्त करें। तो मैं आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो हम उद्देश्य लेके चले उसको पूर्ण करने के लिए आप हमारे विद्यालय के चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे हमारे द्वारा जो मैटर आपको स्टडी के लिए दिया जा रहा है उसका आप लाभ उठा सकें और हमें भी उससे उत्साह बनेगा, जिससे हम और ज़्यादा मेहनत करेंगे और आपके लिए और अच्छा उपलब्ध करवाएंगे। तो हम जो सिलेबस करवाएंगे बाकी चैनल की तरह नहीं करवाएंगे कि एक टॉपिक उठाया उसमें से एक टॉपिक करवा के बाकी सब छोड़ दिया जाता है। ऐसा नहीं करवाया जाएगा। आपको आरबीएससी और सीबीएसई के अकॉर्डिंग जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग करवाया जाएगा। पूरा ए टू जेड क्वेश्चन करवाए जाएंगे। जो भी आपको प्रॉब्लम आएगी वो नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करने के बाद ही आगे का टॉपिक शुरू किया जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि जो मैंने आपसे रिक्वेस्ट की है उस पर आप जरूर गौर करेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा मैथ्स में वो रहेगा आव्यूह। तो सबसे पहले आव्यूह के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि आव्यूह होता है। इसको इंग्लिश में मैट्रिक्स भी बोलते हैं। तो सबसे पहले आती है इसकी परिभाषा। परिभाषा के अंदर कि समान संख्याओं, मैं लिख देता हूं, समान संख्याओं या राशियों को व्यवस्थित क्रम में लिखने को आव्यूह कहते हैं। जिसमें इनको मतलब राशियों से इनको पंक्तियों और स्तंभों की आयताकार या वर्गाकार विन्यास के रूप में लिखा जाता है। तो मैं एग्जांपल देकर बताता हूं कि हमारे पास नंबर है जैसे 1 2 3 4 5 और 6। अब इन नंबर्स को यहाँ क्या लिखा है कि समान संख्याओं या राशियों को व्यवस्थित करके अब हम इनको इस रूप में व्यवस्थित करने के आव्यूह के रूप में हो। तो मैं एक बॉक्स
कि आयतन व्यास के रूप में लिखा जाता है। आप ये देख रहे हैं कि यहां से हमने इसको पंक्ति R1 और R2 में डिवाइड कर दिया और इसी प्रकार इसमें तीन स्तंभ बन गए C1 और C2। अब नेक्स्ट इसी प्रकार दूसरा जो अवयव इन्हीं 1 2 3 4 5 6 से अपने बनाया था उसमें पंक्तियां कितनी है देखो, R1 में 1 2 अवयव है, R2 के अंदर दूसरी पंक्ति उसमें 3 और 4 है और R3 के अंदर है R 5 और 6। इस प्रकार से इसमें तीन पंक्तियां हैं और स्तंभ कितने हैं C1 और C2 दो स्तंभ हमने इसके अंदर बनाए। तो इस प्रकार से अपने अवयव बनाते हैं कोई भी संख्या दे रही। अब आप सोच रहे होंगे कि इस अवयव का यूज कहां पे किया जाता है, तो आपने रेलवे स्टेशन पे कभी गए हो तो वहां ट्रेनों के टाइम का एक टेबल बना होता है या समय सारणी किराए की समय सारणी बनी, किराए की एक टेबल बनी होती है, तो यह अवयव का रूप ही होता है। और आप इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि हमारे पास कोई दो फैक्ट्रियां हैं, एक फर्स्ट फैक्ट्री है, एक सेकंड फैक्ट्री। उसके अंदर कर्मचारी है, वो कर्मचारी जो होंगे वो लेडीज हो सकते हैं, जेंट्स हो सकते हैं। तो जो महिलाएं हैं उनकी जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ महिलाएं, और कुछ पुरुष होंगे तो यहाँ पे लिख दिया मैंने पुरुष। तो पहली फैक्ट्री के अंदर 30 महिलाएं हैं और 25 पुरुष हैं, दूसरी फैक्ट्री के अंदर 15 महिलाएं और 30 पुरुष हैं। तो अब इसको अवयव के रूप में लिखना है, तो आ गया 30 25 15 और 30। इस प्रकार से हमें अवयव बनाते हैं। अब आपको समझ में आ गया कि अवयव का यूज अपने कहां करते हैं। तो अब अवयव तो आपने समझ लिया, इसकी डेफिनेशन समझ ली। अब अपने आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि अवयव को डिनोट कैसे करते हैं। तो अवयव का संकेतन कैसे करते हैं। अवयव का संकेतन अवयव को प्राय अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से और उनके अवयवों को संगत छोटे अक्षरों से दर्शाते हैं। तो जो अपने अवयव पढ़ा था, अब मैं अवयव लिख रहा हूं कैपिटल ए, और इसके जो अवयव होंगे अंदर जो वैल्यू लिखी जाती है पंक्तियों और स्तंभों के अंदर, वो अवयव कहलाते हैं। तो अवयव के अंदर जैसे पहला अवयव आ गया A11, जैसे यहाँ कैपिटल ए लिखा हो तो ये स्मॉल में चलेगा, A12 आ गया, A13 आ गया, फिर उसके बाद में A21 A22 A23। इस प्रकार से अपने अवयव को रिप्रेजेंट करते हैं, उसको संकेत में लिखते हैं। यदि यहाँ पे कैपिटल B लिखा होता तो ये इस रूप में भी लिख सकते थे, B11 B12। अब करंट कुछ भी हो सकता है इसमें, B21 B22 B31 और B32। इस प्रकार से अपने अवयव को संकेत के रूप में लिखते हैं। फिर बात आती है कि अवयव का क्रम कैसे निकालते हैं। जैसे आप देख रहे हैं इसके अंदर दो पंक्ति हैं, तो 2 × 3 स्तंभ और 3 स्तंभ आ रहे हैं, तो इसका जो ऑर्डर है वो 2 × 3 हो गया। इसमें 3 पंक्ति आ रही है तो यहाँ पे पंक्ति 3 लिख दिया और स्तंभ कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, ये 3 × 2 ऑर्डर का अवयव हो जाता है। तो ये अपने क्रम कैसे लिखते हैं, तो अब करते हैं अवयव का क्रम। एमएन संख्याओं के निकाय को n पंक्तियों और n स्तंभों की आयताकार सारणी के रूप में लिखने पर अवयव को n × n क्रम या
इसको अपने कोटि भी बोलते हैं, कोटि का आव्यूह कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि आव्यूह का क्रम क्या होता है, यानी उसमें कितनी पंक्तियां हैं और कितने स्तंभ हैं, उसको अपने इस रूप में लिखना है और यहाँ पे लिखना है। जैसे ये लिख दिया 2 into 3 और इसके साथ यहाँ पे लिख दिया 3 into 2, तो वही उसका क्रम कहते हैं। अब क्रम के साथ में ये भी आ जाता है कि यदि हमें किसी आव्यूह का क्रम के बारे में पता है तो हम उस आव्यूह में कितने आव्यूह होंगे इसका भी पता लगा सकते हैं। जैसे ये आव्यूह दिया हुआ है कि इसका ए आव्यूह दे दिया, उसका जो ऑर्डर है वो अपने को पता है कि वो 2 into 3 का ऑर्डर है, 2 into 3 का ऑर्डर है, तो अपने पूछ ले कि इसमें कितने आव्यूह होंगे, तो आप इसका मल्टीप्लाई कर दें और कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, तो आव्यूह कितने हो जाएंगे, वो आ जाएंगे अपने पास 6 आ जाएंगे। यदि कोई भी आव्यूह दिया हुआ है उसका जो ऑर्डर है वो 2 into 4 है, तो उसमें आव्यूह कितने हो जाएंगे, आव्यूह की संख्या आ जाएगी अपने पास 8। इस प्रकार से हम उसका आव्यूह भी ज्ञात कर सकते हैं। अब बात आती है कि किसी आव्यूह के आव्यूह को कैसे दर्शाया जाता है। मैं फिर से ए आव्यूह लिख रहा हूं, जैसा कि पहले लिखा था A11, A12, A13, A21, A22, A23। प्रत्येक आव्यूह की खुद की एक पहचान होती है, उसका कोई स्थान होता है और उसको कैसे डिनोट किया जाता है वो मैं आपको समझा रहा हूं। इसके बराबर में एक आव्यूह मैं और लिख देता हूं, जिसको मैंने नाम दिया 2 3 4 5 -2 और 1। अब ये आव्यूह है A और यहाँ पे A11 इनको कंपेयर करेंगे तो A11 की जगह कितना आ रहा है 2 आ रहा है। ये पूछा जाए कि 2 है या A11 अभी कौन सा होगा, A11 अभी होगा 2, A12 अभी कौन सा होगा 3, और उसके बाद यदि ये पूछता है कि A22 एलिमेंट कौन सा होगा तो वो आ जाएगा -2। इस प्रकार से अपने आव्यूह का एक नंबर होता है, उसके द्वारा उसकी पहचान करते हैं। अब ये नंबर दिया कैसे जाता है तो वो मैं आपको बता रहा हूं कि यहाँ पर मैं 3 into 3 ऑर्डर का एक आव्यूह लिख देता हूं, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। अब अपने इसमें चर्चा करते हैं कि इसको नंबर दिया गया है। जो यहाँ पे संख्या लिखी हुई 11, इसका जो पहला जो संख्या दिया हुआ है वो संख्या स्तंभ को दर्शाता है और दूसरे जो संख्या है वो, सॉरी गलत बोल दिया, कि जो पहला संख्या दे रखा है वो पंक्ति को दर्शाता है और दूसरा जो संख्या है वो स्तंभ को दर्शाता है। इसमें आप देख रहे हो कि R1, R2 और R3 3 पंक्तियां आ रही हैं और 3 स्तंभ आ रहे हैं, C1, C2 और C3। अब यहाँ पे A11 लिखा हुआ है, ये अभी कौन से पंक्ति में से आ रहा है, ये प्रथम पंक्ति में से आ रहा है, तो यहाँ पे कितना आ गया 1 आ गया, और उसके बाद ये प्रथम स्तंभ में से आ रहा है, तो इसका जो आइडेंटिटी है, पहचान है वो होगी A11। इसी प्रकार ये A12 जो अभी है इसमें प्रथम पंक्ति और दूसरे स्तंभ के अंदर आ रहा है, तो प्रथम पंक्ति और दूसरा स्तंभ, फिर प्रथम पंक्ति और तीसरा स्तंभ, प्रथम अब आ जाएगा पंक्ति चेंज होगी तो द्वितीय पंक्ति प्रथम स्तंभ, द्वितीय पंक्ति द्वितीय स्तंभ, द्वितीय पंक्ति और तृतीय स्तंभ आ गए। इसी प्रकार तृतीय पंक्ति प्रथम स्तंभ, तृतीय पंक्ति द्वितीय स्तंभ, तृतीय पंक्ति और तृतीय स्तंभ। इस प्रकार से अपने यहाँ पे इनके आव्यूह को डिनोट करते हैं। और आव्यूह को दर्शाने का जो व्यापक रूप होता है वो होता है AIJ। इस प्रकार से अपने लिख सकते हैं। अब ये I और J क्या होता है, I पंक्ति को निरूपित करता है और J जो है वो स्तंभ को निरूपित करता है। तो यहां से अपने यदि मैंने I और J का मान रख दिया 1 और 2, यानी I बराबर मैंने रखा 1 और J बराबर रखा 2, तो ये 1 और 2 रखेंगे तो ये क्या आ गया A12 आ गया। तो ये किसका अवयव बन गया, प्रथम पंक्ति और द्वितीय स्तंभ का अवयव बन जाता है। तो इस प्रकार से अपने किसी भी अवयव की पहचान कर सकते हैं। अब बात आती है कि आव्यूह का व्यापक रूप कौन सा होता है। हमें किसी भी क्रम का आव्यूह बनाना हो, अभी अपने 2 into 3, 3 into 3 और 3 into 2 ऑर्डर की आव्यूह में बना के देखें। अब मैं किसी भी ऑर्डर का आव्यूह बनाना हो तो वो अपने कैसे बना सकते हैं। अपने एक आव्यूह लेते हैं A और उसका एक एलिमेंट हो गया AIJ, यानी उसका अवयव इस फॉर्म में है
और उसका ऑर्डर दे दिया m into n। अब हमें आगू का व्यापक रूप निकालना है। व्यापक रूप में अपने क्या करते हैं, a बराबर, थोड़ा बड़ा ही ले लेते हैं इसको और यहां पे लिख दिया। अब अभी हम जो चर्चा कर रहे थे कि प्रथम पंक्ति का जो अवयव आएगा, यहां से प्रथम पंक्ति शुरू होगी तो उसमें यहां पे तो 1 आएगा, उसके बाद में दूसरा एलिमेंट क्या आएगा, ये प्रथम स्तंभ में तो 1 ही आएगा। इसी प्रकार 1 और 2 आ जाएगा और 1 और 3 आ जाएगा और लास्ट वाला एलिमेंट क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 और स्तंभों की संख्या कितने स्तंभ है, n है, तो पंक्ति तो प्रथम ही और nवां स्तंभ आ गया तो 1n। इसी प्रकार दूसरा पंक्ति में जब लेके चलते हैं तो दूसरी पंक्ति प्रथम स्तंभ, दूसरी पंक्ति द्वितीय स्तंभ, दूसरी पंक्ति तृतीय स्तंभ और चलते जाएंगे तो लास्ट वाला आ जाएगा दूसरी पंक्ति nवां स्तंभ। इसी प्रकार ये स्पेस छोड़ देते हैं, 3 1 आएगा, फिर 3 2 आएगा, 3 3 आएगा और 3 n आ जाएगा और लास्ट में जो आएगा उसके अंदर क्या होगा कि अब ये पंक्ति में अपने चले थे 1 पे गए 2 पे गए तो पंक्ति कितनी है m दे रखी है तो ये m से स्टार्ट होगी a m और स्तंभ कौन सा रहेगा 1, फिर आ जाएगा a m 2, फिर आ जाएगा a m 3 और लास्ट वाला जो एलिमेंट है ये mवीं पंक्ति और nवें स्तंभ में आ रहा तो ये बन जाएगा m और n, ये एलिमेंट आ जाएगा। इसी प्रकार यदि कोई i भी पंक्ति हमें लिखना हो, यानी i कोई भी नंबर हो सकता है, एक से बड़ा होगा और m से छोटा, m यहाँ पे पंक्तियों की संख्या को दर्शा रहा है तो वो कैसे बनेगा, a i1 a i2 और a i3 और लास्ट में यहाँ पे क्या आ जाएगा a i n। इसी प्रकार यदि अपने को j वास्तव बनाना है तो j की जो वैल्यू है वो 1 से बड़ी और n से छोटी होगी तो 1 से बड़ी j की वैल्यू n से छोटी, n यहाँ स्तंभों की संख्या है तो वो कैसे बनेगा कि j वास्तव में तो इस रूप में बनेगा तो a पंक्ति कौन सी आएगी यहाँ पे, पंक्ति जैसे मैंने ले लिया कि 1 पंक्ति में पहले प्रथम पंक्ति आ रही तो 1 और j आ रही, फिर पंक्ति कौन सी आ रही दूसरी आ रही a 2 और j आ रही, फिर पंक्ति कौन सी आ रही इसके अंदर ये i की पंक्ति आ रही है यहाँ i आ जाएगा और स्तंभ कौन सा आ रहा है j आ रहा है। इसी प्रकार लास्ट में क्या आ जाएगा a पंक्ति m में आ रही है और स्तंभ कौन सा आ रहा है j, तो ये आ जाएगा a m j। अब इनके बीच में आप बहुत सारी पंक्तियां हो सकती हैं और आगे भी हो सकते हैं तो डैश लगा देते हैं और यहाँ डैश नहीं लगाएंगे, इसके बीच में डैश लगा देते हैं, यहाँ डैश लगा दिया। अब ये आई की पंक्ति तो इसके बीच में भी मान हो सकते हैं और पंक्ति हो सकती है और स्तंभ भी हो सकते हैं और इनके बीच में भी हो सकते हैं पंक्ति। तो इस प्रकार से अपने आव्यूह का व्यापक रूप निकाल लेते हैं। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी ऑर्डर का हमें आव्यूह बनाना है तो उसकी रचना कैसे करें। इस प्रकार से हमने आव्यूह का व्यापक रूप क्या है। तो यहां तक करने के बाद अब अपने पढ़ते हैं आव्यूह का आव्यूह की पहचान। तो यहां तक नोट करना है तो आप नोट कर लें और आगे बढ़ते हैं। आव्यूह के प्रकार। तो आव्यूह का प्रथम प्रकार होता है पंक्ति आव्यूह। अब पंक्ति आव्यूह कौन से होते हैं, डेफिनेशन उसकी है वह आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति हो। पंक्ति आव्यूह कहलाता है। हम उदाहरण के द्वारा आपको समझाता हूं। पंक्ति स्तंभ आप पहले समझ चुके हैं। मैं ए आव्यूह लेता हूं और 1 2 3 और 4 इसका पंक्ति आप देख रहे हो, एक ही पंक्ति है, स्तंभ 1 2 3 और 4 स्तंभ आए तो 1 into 4 का हो गया। अब मैं दूसरा एक एग्जांपल और लेता हूं बी 1 2 3 4 5 और 5 और नहीं लिखा 6 लिख दिया तो यहां पे कितना आ गया, पंक्ति एक आ रहा है और स्तंभ आ गए 5। इस प्रकार से ये जो आव्यूह है ए और बी ये पंक्ति आव्यूह है। अब 2 नंबर आता है स्तंभ आव्यूह। इसकी डेफिनेशन है
वह अवयव जिसमें केवल एक स्तंभ हो, स्तंभ अवयव कहलाता है। इसका उदाहरण लेते हैं, ये ए जो आपको यहां पे लिखा था इसको स्तंभ अवयव बनाएंगे तो 1 2 3 और 4 आ जाएगा। अब यहां पे जो ऑर्डर है पहले पंक्ति लिखनी पड़ेगी, तो पंक्ति 1 2 3 और 4, तो यहां पे 4 into 1 यानी ये ऑर्डर चेंज हो। अब दूसरा उदाहरण बी का लेते हैं, दूसरा कोई और मैट्रिक्स लेते हैं, वो आ गया ए बी सी डी और ई। तो इसका ऑर्डर है वो कितना हो जाएगा, इसका ऑर्डर हो गया पंक्ति 5 आ जाती है और स्तंभ है ए। तो ये हो गई पंक्ति और स्तंभ अवयव। आपको समझ में आ गया होगा। फिर इसके बाद में आता है आयतीय अवयव। तीन नंबर है आयतीय अवयव। आयतीय अवयव कौन सा होता है, वह अवयव जिसमें पंक्ति व स्तंभों की संख्या समान नहीं हो आयतीय अवयव या रेक्टेंगल मैट्रिक्स अवयव कहलाती है। अभी तक जो भी अपने उदाहरण पढ़े थे पंक्ति अवयव और स्तंभ अवयव में दोनों के दोनों ही अवयव जो थे वो आयतीय अवयव थे। या आपने एक अवयव ले लिया ए और उसका ऑर्डर जो है ए आई से m into n लेते हैं। n पंक्तियों की संख्या और n स्तंभों की संख्या है, उनमें n का वो n के बराबर नहीं होगा तो वो अवयव क्या कहलाएगा। तो m और n का मान बराबर नहीं होना चाहिए। मैं एग्जांपल के तौर पर लिख देता हूं a b c e f और g। अब यहां पे पंक्ति आ गई दो a b c, क्या मैं प्रथम पंक्ति में e f g द्वितीय पंक्ति, तो यहां दो आ गया, स्तंभ आ गए 2 और 3, तो इसका ऑर्डर हो गया 2 into 3। यहां देख रहे हैं m का मान 2 हो गया, n का मान 3 हो गया और 2 और 3 आपस में बराबर नहीं है, तो ये अवयव कौन सा अवयव होगा, ये आयतीय अवयव या रेक्टेंगल अवयव होगा। अब फोर्थ आ जाता है वर्ग अवयव। वर्ग अवयव या स्क्वायर अवयव भी इसको बोलेंगे। तो वह अवयव जिसमें पंक्ति में स्तंभों की संख्या, पंक्तियों में स्तंभों की संख्या समान हो, आयतीय समान हो, वर्ग अवयव कहलाता। जैसे a बराबर 1 2 3 4, इसमें आप देख रहे हैं पंक्तियां कितनी है 2 और स्तंभ कितने हैं 2, यानी m और n का मान यदि बराबर हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, एक वर्ग अवयव हो जाएगा। इसी प्रकार 3 into 3 ऑर्डर का लिख देते हैं b अवयव, वो आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इस प्रकार से देखते हैं कि डी अवयव में भी 3 पंक्तियों 3 स्तंभ आ रहे हैं, तो ये भी एक वर्ग अवयव है। और वर्ग अवयव को दर्शाने के लिए जब हम क्वेश्चन करते हैं तो उसमें डायरेक्ट लिख दिया जाता है कि ए एक वर्ग अवयव है जिसका ऑर्डर 2 है या 3 है। इसको अपने लिख सकते हैं कि ए का ऑर्डर जो है ना ए की कोटि 2 लिखिए। अब इसको 2 into 2 नहीं लिखे तो भी चल सकता है, लेकिन 2 लिखने का मतलब ये है कि इसमें वर्ग अवयव की बात कर रहे हैं तो वर्ग अवयव तो उसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर होगी। जो कोटि लिखिए 2, ये 2 into 2 हो जाएगी और इसके लिए वो 3 लिख सकता है, तो इसकी कोटि हो जाएगी 3 into 3। इस प्रकार से अपने इसको लिखते हैं। अब उसके बाद में है विकीर्ण अवयव, 5वां नंबर रहेगा
विकर्ण अवयव या डायगोनल मैट्रिक्स, वह अवयव, वह वर्ग अवयव लगेगा। अभी तक जो भी पढ़ रहे थे अपने उसमें सिर्फ पढ़ रहे थे वह अवयव। अब यहाँ पे आपने वर्ग अवयव की 4 नंबर में डेफिनेशन कर ली, तो अब वर्ग अवयव आपको ध्यान में होगा। तो जब आपने डायगोनल अवयव या विकर्ण अवयव निकालेंगे तो उसमें स्टार्टिंग को करेंगे वो वर्ग अवयव से करेंगे। तो वह वर्ग अवयव जिसमें मुख्य विकिरण के अलावा या मुख्य विकिरण को छोड़कर शेष सभी अवयव शून्य हो, विकर्ण अवयव कहलाता है। यानी कोई भी आयत के अवयव दे रखा तो उसमें अपने विकेट नहीं फाइंड कर सकते। विकेट किसमें निकालेंगे? विकेट निकालेंगे वर्ग अवयव। तो मैं एक अवयव बनाता हूं, एक अवयव बना दिया। यहां पे मैं लिखता हूं 1 0 0 0 2 0 0 0 और 3। अब इसमें देख रहे हैं कि मुख्य विकेट कौन सा होता है। तो ये जो एलिमेंट है ये कहलाता है मुख्य विकेट। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इधर से भी तो अपने विकेट कह सकते हैं, क्योंकि आपने आयत पढ़ा है, वर्ग पढ़ा है, तो उसमें तो अपने दो कोई भी शीर्ष मिलाते हैं तो वो क्या बन जाता है? विकेट बन जाता है। लेकिन जो विकेट की डेफिनेशन है वो क्या कहती है कि विकेट के अवयव वही होंगे, विकेट के अवयव वो होंगे जिसमें ए आई है, अवयव को डिनोट करता है, और वो अवयव होगा जिसके अंदर आई बराबर हो जे। तो आपने अवयव को डिनोट करके देखा, सामने के अंदर लिख के देखा, तो अपने इसको लिखते हैं। तो आएगा पहला अवयव 1 1 आएगा, फिर जी 1 2 आएगा, फिर 1 3 आएगा, फिर 2 1 आएगा, ए 2 2 आएगा, ए 2 3 आएगा, ए 3 1 आएगा, ए 3 2 आएगा और ए 3 3 आएगा। अब मुख्य विकेट अवयव की डेफिनेशन में तो हमने लिख दिया कि विकेट के अवयव को छोड़ के बाकी सब जीरो हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप देखो ये तो सारे जीरो हो जाएंगे। और विकेट के अवयव होंगे कौन से? जो इस नियम का पालन करते हो, यानी जहां आई और जे का दोनों का बराबर हो। तो 1 1 2 2 और 3 3 ये कहलाता है मुख्य विकेट। मैं आशा करता हूं कि अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि मुख्य विकेट कौन सा होता है। तो मुख्य विकेट, अब विकेट की डेफिनेशन दोबारा देखें, विकेट कौन सा होता है? वह वर्ग अवयव जिसमें मुख्य विकेट को छोड़कर, यानी इसको छोड़ दो, इसको छोड़ के शेष सभी अवयव जो भी अवयव होंगे वो शून्य कर दें, तो क्या बन जाएगा? विकर्ण अवयव बन जाएगा। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद छठा नंबर है अदिश अवयव। ये विकर्ण अवयव का प्रकार है। वह अवयव जिसमें मुख्य विकेट के सभी अवयव समान हो, शेष अवयव शून्य हो, अदिश या स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है। अदिश अवयव कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो इसमें मैं एग्जांपल दे देता हूं आपको। एक बी मैंने आपको दिया 2 0 0 0 2 0 0 0 2। अभी आपने विकर्ण अवयव पढ़ा था, ये भी एक विकर्ण अवयव है। विकर्ण अवयव के अंदर मुख्य विकर्ण के जो मान थे 1 2 3, इसकी जगह आप कोई भी वैल्यू रख सकते हो जो समान हो। माइनस में भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे -2 कर देंगे तो वो भी सही माना जाएगा। तो ये हो गया एक अदिश अवयव, यानी अदिश अवयव विकर्ण अवयव भी होता है। अब इसके बाद में अपने पढ़ेंगे विकर्ण अवयव। तो विकर्ण अवयव के अंदर जो क्वेश्चन करते हैं उसमें सबसे ज्यादा यूज होता है
जिसमें मुख्य विकिरण के सभी अवयव इकाई मतलब या आप कह सकते हैं एक तत्समक या इकाई अवयव कहलाता है, तत्समक अवयव कहलाता है। और इसको आई से डिनोट करते हैं, जैसे 2 into 2 ऑर्डर का लिखना है तो उसको I2 लिख देंगे और वो अवयव आ जाएगा 1 0 0 और 1। जब अपने क्वेश्चन करेंगे तो उसमें I2 लिखा होगा, I3 लिखा होगा और I3 का बन जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 और 1। तो ये अपने पास आ गया 3 into 3 ऑर्डर का, उसको अपने लिख देंगे I3 और इसको लिख देंगे 2 into 2 ऑर्डर का था तो इसको I2। ये सब वर्ग अवयव के अंदर ही अपने निकालते हैं। तो अब मैं इसको थोड़ा सा वापस से रिपीट कर देता हूं। विकिरण अवयव हमने पढ़ लिया कि मुख्य विकिरण के सभी अवयव क्या होने चाहिए, सभी अवयव और सभी अवयव को छोड़ के बाकी सब 0 होने चाहिए। अदिश अवयव कौन सा होता है, वह अवयव जिसमें मुख्य विकिरण के सभी अवयव समान हो, वो अदिश हो गया। तो अदिश अवयव क्या था, विकिरण अवयव था। अब आ जाते हैं अपने तत्समक अवयव में। अब तत्समक अवयव क्या करता है, वह वर्ग अवयव जिसमें मुख्य विकिरण के सभी अवयव इकाई हो, यानी एक होने चाहिए। तो इसके लिए मैंने जो संकेत यूज करते हैं वो करते हैं आई। तो ये 2 into 2 ऑर्डर का तो इसको I2 लिख दिया, 3 into 3 का तो उसको I3 लिख दिया। तो जो आप तत्समक अवयव देख रहे हैं वो इसको भी फॉलो कर रहे हैं, तो यानी तत्समक अवयव एक अदिश अवयव भी होता है और वो इस नियम का भी पालन कर रहे हैं, यानी वो एक विकिरण अवयव भी होता है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही रहेगा। अब यदि कोई बात आपको नहीं समझ में आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। कल जब अपनी क्लास होगी तो पहले मैं आपको जो भी प्रॉब्लम आई है उसका सॉल्यूशन करवाऊंगा, उसके बाद अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। कल अपने एक्सरसाइज करेंगे 3.1 और समय आपको हमारे YouTube चैनल पे मिल जाएगा। तो मैं आपसे दोबारा रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस चैनल को इसको सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद बच्चों।